देखिएगा बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोग एडिशन कंपाउंड डिस्कस कर रहे थे। हमने आपको बताया कि एडिशन कंपाउंड्स को अपन ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एडिशन कंपाउंड्स, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला अपने पास होता था बेटा डबल सॉल्ट, और दूसरा अपने पास होता था कॉम्प्लेक्स, या अपन इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन, हमने आपको बताया कि डबल सॉल्ट जो होता है बेटा, ये स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में तो स्थायी रहता है। जब सॉलिड फेज होगी उस टाइम ये स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर आप डबल सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो अपने जितने भी आयन हैं उन सब आयन में ब्रेक हो जाता है, राइट। इट ब्रेक डाउन इन इट्स आयन। डबल सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करोगे, वाटर में घोलोगे, तो ये अपने जितने भी आयन हैं सबके अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। जबकि हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो सॉलिड फेज में भी स्टेबल होते हैं, लिक्विड फेज में भी स्टेबल होते हैं। इनको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो अपने सभी आयन में ब्रेक नहीं होते। जितने भी आयन है सब में नहीं टूटता, है ना, जितने भी आयन है सब में नहीं टूटता। मैं ऑल वर्ड का यूज कर रहा हूं, है ना। अरे बोलो, इट डज नॉट गिव इट्स टेस्ट ऑफ ऑल आयन्स। इसके अंदर जितने भी आयन है उन सब का टेस्ट नहीं देता, जबकि ये अपने आयन का सबका टेस्ट दे सकता है। क्योंकि डबल सॉल्ट को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो सभी आयनों में टूट जाता है, जितने भी आयन है सब में टूट जाता है और सब आयनों का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। जबकि इसको ब्रेक करते हैं तो सभी आयनों में नहीं ब्रेक होता है, सब आयनों का टेस्ट नहीं आता इसके अंदर, राइट। ये एक दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस था। अपन और कंटिन्यू करते हैं इसी बात को, एक एग्जांपल से और समझाता हूं। पीटी अपन ले लेते हैं AgCl, इसकी रिएक्शन करा देते हैं 2NH3 के साथ, तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, राइट। ये यहां पे बेटा AgCl के अंदर Ag प्लस जो होगा, Ag प्लस जो है मेटल आयन है। क्या है बेटा? मेटल आयन, डी ब्लॉक का मेटल आयन है। और अमोनिया अपने पास क्या है बेटा? NH3 जो है अपने पास लिगेंड की तरह बिहेव करता है, यानी कि ये लुईस बेस है। और ये क्या बन गया बेटा? लुईस एसिड, राइट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनेगा लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में बनेगा, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर लुईस एसिड आ जाएगा और लुईस बेस आ जाएगा। इसके अलावा जो भी है वो इससे बाहर हो जाएगा। अरे बोलो, समझ में आ रही है क्या बात आप लोगों को? अब इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा बेटा AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस 1 और Cl माइनस एक्वस मीडियम। AQ मीन्स एक्वस मीडियम। वाटर ले रहे हैं ना तो एक्वस लगा देंगे वहां पे। क्लियर है क्या बेटा? तो देखिएगा ये किसका टेस्ट नहीं देगा। अगर इसके बारे में बात करें, इट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट। ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा किसका? ऑफ Ag प्लस एंड NH3। एक तो ये Ag प्लस का टेस्ट नहीं देगा और अमोनिया का टेस्ट नहीं देगा। ठीक है बेटा? और एक एग्जांपल से समझो बात को। PtNH3 का होल 4 और एक के लिए मैंने इसके साथ PtCl होल 4। इसमें 2 कॉम्प्लेक्स है, ठीक। इसको अगर अपन वाटर में डिसॉल्व करें, इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो बेटा अब इसमें से अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा तो कैटायन बनाएगा, कौन सा एनायन बनाएगा, राइट। एक इसमें कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। जनरल ट्रेंड ये रहता है कि जब भी हम किसी की नेमिंग करते हैं तो हम कैटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं। जैसे NaCl है, Na प्लस Cl माइनस, कैटायन पहले आता है, एनायन बाद में आता है। तो ऐसे ही इसको देख के ये लगता है जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये वाला कॉम्प्लेक्स तो कैटायनिक बनेगा और ये वाला कॉम्प्लेक्स एनायनिक बनना चाहिए, राइट। कैटायन पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में लिखा जाता है। तो इसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कैटायनिक बनाएगा और ये एनायनिक बनाएगा। चेक करके देखते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उससे पता करते हैं। Pt की ऑक्सीडेशन मुझे नहीं पता, स्टेट क्या X मान लूंगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी मुझे नहीं पता, X कंसीडर करूंगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी X और इसकी भी X, तो ये हो जाएगा 2X प्लस अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, 4 × 0, 4 अमोनिया लेकिन किसी पे कोई चार्ज नहीं, 4 × क्लोरीन पे -1 इक्वल्स टू 0, 2X प्लस 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 0,
2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू प्लस का 4 तो +2, यानी कि x की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है बेटा +2। प्लेटिनम पर कौन सा चार्ज आएगा +2, यहाँ पे भी क्या आएगा +2। अब प्लेटिनम पर +2 कब आ सकता है, जब ये बने Pt NH3 का होल 4 +2, तभी Pt के ऊपर +2 चार्ज आ सकता है। अरे बोलो, क्योंकि अमोनिया पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये तो 0 × 4 0 है, तो इस ब्रैकेट की पावर पे जो चार्ज होगा वही प्लेटिनम का चार्ज होगा, राइट भाई। इसके अकॉर्डिंग +2 आता है, तो बेटा Pt पे +2 इस पे भी होना चाहिए, इस पे भी होना चाहिए। इस पे +2 कब आएगा, जब हमको पावर में +2 रखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि अमोनिया तो 0 है। इसके बाद बेटा इसके ऊपर भी कितना, इसके प्लेटिनम पर भी क्या आना चाहिए +2, वो कब आएगा, जब आप इसको ऐसे लिखेंगे PtCl4 -2। अगर आप यहाँ -2 लगाएंगे तो इस पे +2 आएगा ऑटोमेटिकली। चेक करके देखो, इसको x मान लो, 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का -1 होता है, इक्वल्स टू -2, x -4 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 + 4, x इक्वल्स टू +2। बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम, इस Pt पे +2 आ रहा है, यानी कि इस प्लेटिनम के ऊपर भी +2 चाहिए, इस पे भी +2 चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग। वो तभी पॉसिबल है कि फर्स्ट वाले की तो पावर पे +2 लगे और सेकंड वाले ब्रैकेट की पावर पे -2 लगे, तो दोनों पर +2 आ जाएगा, राइट। कैटायनिक पहले लिखा जाता है, एनायनिक बाद में लिखा जाता है। तो आप चेक करें, इसके ऊपर ये कैटायनिक बना पहले लिखा गया, ये एनायनिक बना बाद में लिखा गया। और एक्वस मीडियम, तो क्या आपको बेटा इसके अंदर Pt +2 फॉर्म में है, तो अपन क्या लिखेंगे, इट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ Pt +2। आपको Pt +2 का टेस्ट भी नहीं मिलेगा और अमोनिया का भी नहीं मिलेगा, इसमें भी Pt +2 का नहीं मिलेगा, और कौन है इसमें Cl-, इनमें से किसी का टेस्ट नहीं मिलेगा। इसके Pt और अमोनिया का नहीं मिलेगा, Pt +2 और अमोनिया, इसके Pt +2 का नहीं मिलेगा और इसके Cl- का भी टेस्ट नहीं मिलेगा, राइट। एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या सबको, अरे बोलो। अच्छा, अब आते हैं बेटा अपन लोग एक वर्ड यूज में लेते हैं, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अगर हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी या स्फीयर की बात करें, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या स्फीयर, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी आप किसको बोलोगे बेटा, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी बेसिकली क्या है बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो, चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीसीज। ये क्या होती है बेटा, चार्ज्ड या न्यूट्रल स्पीसीज, या तो उसके ऊपर चार्ज लगा होगा या कुछ नहीं होगा। अब चार्ज वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। अरे चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर वो न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, इनमें से कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अपन लिखेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, चार्ज या न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं, जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा या कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो अपन ने सीखा कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो चार्ज या न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं, राइट, चार्ज या न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं, जिनके ब्रैकेट के अंदर, जिनके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल एटम मिलेगा और क्या मिलेगा, लिगेंड मिलेगा। कौन कौन मिलेगा, जिसके स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल रहता हो और लिगेंड रहता हो, राइट, उसको अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या स्फीयर, राइट। बात समझ में आई क्या। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी या स्फीयर जो होते हैं चार्ज एंड न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं, जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट होगा और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल मिलेगा और लिगेंड मिलेगा। क्लियर है क्या बेटा, एकदम। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या मिलेगा, मेटल और लिगेंड मिलेगा। अब मैं एग्जांपल बताता हूं। अब ये बेटा चार्ज, अब ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज एंटिटी, पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है, नेगेटिव चार्ज एंटिटी। मैंने बोला ना ये चार्ज है तो कोई सा भी चार्ज हो सकता है, मतलब इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट होगा, उसमें मेटल होगा और उसके अंदर लिगेंड होगा, यानी कि एक लुईस एसिड होगा, एक लुईस बेस होगा, राइट, एक डोनर होगा, एक रिसीवर होगा, और इसकी पावर के ऊपर
पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई चार्ज नहीं भी हो, ये भी हो सकता है, राइट। इसलिए हमने लिखा पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई चार्ज ही ना हो, न्यूट्रल चार्ज एंटिटी, राइट। आप अपन कुछ एग्जांपल से बना करके देखते हैं। बताओ जरा, अपन ने CuSO4 प्लस 4 अमोनिया की रिएक्शन कराई थी, क्या बना था बेटा? CuNH3 का होल 4 SO4। इसको आपने ब्रेक किया था वाटर में डिसॉल्व करने पे, इसने बनाया CuNH3 होल 4 प्लस 2 और SO4 माइनस 2। ध्यान रहे मीडियम एक्वस ही रहेगा, मैं नहीं लिखूं तो भी, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो बताइए, ये मेटल रहा, ये लिगेंड रहा, ये इलेक्ट्रॉन रिसीवर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, कैसा? प्लस। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी का एग्जांपल बन गया। तो इसका एग्जांपल होगा CuNH3 का होल 4 प्लस 2, राइट। और एग्जांपल बना के देखते हैं। FeCN का होल ट्वाइस प्लस 4 KCN, FeCN का होल ट्वाइस प्लस 4 KCN। इससे क्या बनेगा बेटा? FeCN होल 6 और K4 बार है। इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा बेटा 4K प्लस और FeCN का होल 6 माइनस 4, राइट। तो देखो, ये मेटल आयन रहा, ये लिगेंड रहा, ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, और ये लुईस एसिड, ये लुईस बेस स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये बन गया FeCN का होल 6 माइनस 4। ये इसका एग्जांपल बन जाएगा। और एग्जांपल बना के देखो, और एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल और देखो बेटा। अपन ने जैसे KCN प्लस AgCN की रिएक्शन कराई थी, इससे बनेगा KAgCN का होल ट्वाइस, राइट। इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा K प्लस AgCN होल ट्वाइस पावर माइनस 1। एक्वस मीडियम दोनों में रहेगा, राइट। अरे बोलो, तो ये किसका एग्जांपल बन गया बेटा? नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी बन गई। मेटल आयन है, लिगेंड है और ऊपर माइनस लगा हुआ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और एग्जांपल बना के देख लो। AgCl प्लस 2NH3, इससे क्या बना था बेटा? AgNH3 का होल ट्वाइस और बाहर कौन बच गया था? Cl। इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते थे तो आपको मिलता था AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस 1 और Cl पर माइनस 1, एक्वस मीडियम दोनों में, राइट। तो देखो, ये मेटल आयन रहा, ये लिगेंड रहा, ये लुईस एसिड और ये लुईस बेस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ है। तो इसका एग्जांपल बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस 1। और एग्जांपल देखो, अपने पास था PtNH3 का होल 4 और दूसरा था बेटा PtCl4। इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा PtNH3 का होल 4, राइट। इसके ऊपर प्लस 2 और इधर मिलेगा PtCl4, इसके ऊपर माइनस 2, राइट। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इसके ऊपर प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके ऊपर भी प्लस 2 रहती है। अब प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगी? जब इसकी पावर में प्लस 2 लगे। इसकी प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगी? जब पावर में माइनस 2 लगे, क्योंकि क्लोरीन पे माइनस का 4 है, दूसरी साइड में जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, राइट। और दूसरी साइड में यहाँ कौन रहेगा? माइनस का 2 रहेगा। अगर मैंने माइनस का 2 लगा दिया तो Pt पर क्या आ जाएगा? प्लस 2 आ जाएगा। अरे भैया, एक Cl का माइनस 1 होता है, 4 Cl का माइनस 4, बराबर में माइनस 2 है,
राइट। -4 दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का 4 नहीं हो जाएगा क्या? +4 में से -2 जाएगा तो प्लस का 2 बच जाएगा, राइट। तो ये तो बन गई पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी और ये बन गई नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसको लिख दो Pt NH3 होल 4 +2। एक्वस मीडियम रहेगा, ये कॉमन सेंस की बात है, बार बार बोलने की बात नहीं है। PtCl4 -2। देखो मैंने कुछ आपको कोऑर्डिनेशन पॉजिटिव चार्ज एंटिटी लिख के दिखाई, कुछ नेगेटिव चार्ज एंटिटी लिखी, राइट। अब ऐसी एंटिटी देखते हैं जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, राइट। NiCO होल 4। CO क्या है बेटा? कार्बन ऑयल है और कार्बन ऑयल के ऊपर एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। CO क्या है बेटा? कार्बन ऑयल, और कार्बन ऑयल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और कार्बन ऑयल पे चार्ज अवेलेबल नहीं है, इसलिए Na पे भी कोई चार्ज नहीं है और ऊपर में भी कोई चार्ज नहीं है। इसको ये मेटल है, ये लिगेंड है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोई चार्ज नहीं तो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल देंगे। न्यूट्रल को चार्ज लिखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। और ऐसे ही बेटा FeCO होल 5, इसको भी क्या बोलेंगे? न्यूट्रल एंटिटी बोलेंगे। देखो मेटल आयन है, लिगेंड है, राइट। ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, स्क्वायर ब्रैकेट में है, लेकिन पावर पे कोई चार्ज नहीं है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और देखो बेटा CrNH3 का होल थ्राइस Cl3। तो देखो बेटा ये आपके पास क्रोमियम है, ये तो मेटल आयन हो गया, ये लिगेंड हो गया, ये लिगेंड हो गया, राइट। लेकिन पावर में कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ। स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल आयन है, लिगेंड है, लेकिन पावर पे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो हमने देखा जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो बंदे आते हैं वो मेटल आयन होता है और लिगेंड होता है, और मेटल आयन लिगेंड के अलावा इनके ऊपर कोई चार्ज अगर प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज एंटिटी बोल देंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज एंटिटी बोल देंगे, कोई भी चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल देंगे, राइट। इसके बाद देखो बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आपके पास Cr2SO4 का होल थ्राइस है, Cr2SO4 का होल थ्राइस और K2SO4 दोनों आपको 1:1 में दिए गए हैं, 1:1 में दे रखा है, राइट। Cr2SO4 का होल थ्राइस और K2SO4 दोनों का 1:1 में लिया, तो 1:1 में लेने पर Cr+3 का टेस्ट पॉजिटिव आया, राइट। अब ये कह रहा है, जबकि अपन ने क्या किया कि ये कह रहा है कि मैंने कॉपर सल्फेट लिया और अमोनिया लिया, इनको 1:4 में लिया, उसके बाद मैंने देखा कि मेरे को Cu+2 का पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिला, इसका पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिला, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? Cr2SO4 का होल थ्राइस और K2SO4 1:1 में थे, राइट। उन दोनों को मिक्स करने के बाद, उन दोनों को एडिशन बनाने के बाद Cr+3 का पॉजिटिव टेस्ट मिला, जबकि CuSO4 और अमोनिया जो थे 1:4 में लिए, उसके बाद जो कंपाउंड बना उसके अंदर Cu+2 का पॉजिटिव टेस्ट नहीं आया। इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है बेटा। कैसे करोगे? देखो Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा Cr2SO4 का होल थ्राइस डॉट K2SO4। अब इसको आप जब वाटर में डिसॉल्व करोगे बेटा, वाटर में डिसॉल्व करोगे, ये बेसिकली एक डबल सॉल्ट बना है। क्या बना? डबल सॉल्ट, जिसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्रोमियम +3, कितने क्रोमियम है? 2, और 3 SO4 पे क्या आता है? -2, SO4 -2, एक SO4 यहां से मिलेगा, 3 यहां से मिल जाएंगे, होल थ्राइस है, 3 यहां से और 1 यहां से, 4, और 2K+, राइट, और एक्वस। तो हमने क्या देखा, ये अपने जितने भी आयन थे सब में ब्रेक डाउन हो गया, Cr+3 में ब्रेक हुआ है, इसलिए Cr+3 का टेस्ट क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। जबकि अपन कॉपर CuSO4 और अमोनिया लेते बेटा, ये 4 अमोनिया लेते, ये 1 लेते, 1:4 का बोला हुआ है, तो आपके पास बनता CuNH3 का होल 4, राइट, साथ में SO4,
इसको आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो वाटर में डिजोल्व करने पे बनेगा बेटा CuNH3 होल 4 + 2 एंड SO4 - 2 एक्वस मीडियम, राइट। तो यहां पर देखिएगा बेटा कॉपर +2 आयन, यहां पे Cu पे +2 है, लेकिन ये कॉपर +2 आयन फ्री नहीं है, इसलिए टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। तो हमने देखा कि ये दोनों जब मिले 1:1 में मिले तो डबल सॉल्ट बना, जबकि CSO4 और 4 अमोनिया मिले तो कॉम्प्लेक्स बना। और कॉम्प्लेक्स आयन को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो सभी आयनों का टेस्ट नहीं देते, तो जो कॉम्प्लेक्स के अंदर रह जाएगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, उसका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, राइट। अरे बोलो। अच्छा, एक कॉमन बात आपने देखी कि जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं या जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उनको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद कोई ना कोई कैटायन जरूर बच जाता है, या तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बच जाता है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स बचता है। आप किसी को भी चेक करना। वापस रिपीट करता हूं अपने स्टेटमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमने जितने एग्जांपल देखे उनके बिहाफ पर अगर हम एनालिसिस करें तो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे उनको ब्रेक करने के बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट जरूर बचा जिसके ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ था, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स कैटायन बना, या फिर एनायन, पॉजिटिव वाला भी बच सकता है, नेगेटिव वाला भी। अगर मेरे पास KCN + AgCN होता और इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनता है, AgCN का होल ट्वाइस और K, इसको ब्रेक करता हूं तो आता है K + AgCN का होल ट्वाइस -1, यानी कि ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन बचा जिसपे माइनस है, ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन बचा जिसके ऊपर पॉजिटिव है। अरे बोलो। तो जनरली हमने देखा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अपने जितने एग्जांपल देखे उसके बिहाफ पर अपन एनालिसिस कर रहे हैं। ये एक हमारा जनरल ओवरव्यू है, राइट। तो जनरल स्टेटमेंट अगर हम देते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हाइड्रोलाइज कराने के बाद, उनको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनता है या कोई एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, राइट, जिसके अंदर मेटल आयन रहता है और लिगेंड रहता है, राइट, ऐसा होता है। अभी आगे चलेंगे, जब और डेप्थ में जाएंगे, अभी जनरल बातें कर रहे हैं हम लोग इस टॉपिक से रिगार्डिंग। धीरे धीरे हम डेप्थ में जाएंगे, समय लगेगा डेप्थ में पहुंचने में। इसके बाद है बेटा लिगेंड। एक वर्ड है लिगेंड। अपन लिगेंड किसको बोलेंगे? लिगेंड जो होता है बेटा न्यूट्रल और चार्जड स्पीसीज, ये भी न्यूट्रल या चार्जड स्पीसीज होती हैं। या तो इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होगा, राइट, या फिर होगा तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लिगेंड जो होते हैं न्यूट्रल चार्ज स्पीसीज भी हो सकती, न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकती हैं और चार्जड भी हो सकती हैं। या तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, राइट, और अगर चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज रहती हैं, राइट। दूसरी बात, लिगेंड जो होता है वो लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। और ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है? सेंट्रल मेटल एटम, CMA, राइट, केंद्रीय धातु परमाणु। सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम को ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए इसको लुईस बेस बोल देते हैं। ये न्यूट्रल भी हो सकता है, चार्ज्ड भी हो सकता है। यानी कि अपन एक तरीके से देखें तो मेटल और लिगेंड स्क्वायर ब्रैकेट में रहते हैं। मेटल और लिगेंड स्क्वायर ब्रैकेट में रहते हैं। मेटल को इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करता है कौन? लिगेंड। तो लिगेंड बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। और ये होता है एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये डोनेट करता है, ये रिसीव करता है इलेक्ट्रॉनों को। ये लुईस बेस होता है, ये लुईस एसिड होता है, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर है इसी का ही नाम क्या है बेटा? लिगेंड। और इसका नाम होता है CMA, सेंट्रल मेटल एटम। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो मेटल एटम होता है उसको सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे, राइट। और जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? लिगेंड बोलेंगे, राइट। लिगेंड बेसिकली लुईस बेस है और सेंट्रल मेटल एटम जो है वो लुईस एसिड है। क्लियर है क्या? लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर है
और जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रिसीव करता है, राइट। अरे भाई ये तो इलेक्ट्रॉन दान करेगा और ये ग्रहण करेगा, ये दाता है ये ग्राही है, सीधी बात है, ये डोनर है ये रिसीवर है, ये दाता है ये ग्राही है, क्लियर। अब लिगेंड के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, मैं उसके क्लासिफिकेशन पे बात करता हूं। अब मैं लिगेंड को क्लासिफाइड करने जा रहा हूं, किसके बिहाफ पे, चार्ज के बिहाफ पे। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। फर्स्ट आता है बेटा अपने पास नेगेटिव चार्ज। लिगेंड का क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, राइट। लिगेंड जो है उसको अपन चार्ज के बिहाफ पे क्लासिफाइड करके देख रहे हैं। ऐसे लिगेंड हो सकते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव हो, ऐसे लिगेंड हो सकते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव हो, और ऐसे भी लिगेंड हो सकते हैं जो न्यूट्रल हो, राइट। बस लिगेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होना चाहिए। बेसिकली आपसे कोई पूछे भाई लिगेंड क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे लुईस बेस होते हैं और इनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है, राइट। इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर अवेलेबल होता है जिसको ये डोनेट कर देते हैं, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर को डोनेट करता है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, राइट। तो अब हम उसके क्लासिफिकेशन पे जा रहे हैं। तो उसका क्लासिफिकेशन हम किसके बिहाफ पे करने जा रहे हैं, चार्ज के बेस पर। नेगेटिव चार्ज लिगेंड हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड के हैं, राइट। H माइनस होता है बेटा हाइड्राइड। नाम याद करने में समय लगेगा, एक दिन में याद नहीं होंगे, 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे। H माइनस हाइड्राइड, F नेगेटिव फ्लोराइड, Cl नेगेटिव क्लोराइड, Br नेगेटिव ब्रोमाइड, I नेगेटिव आयोडाइड, राइट। O-2 ऑक्साइड, O2-2 परऑक्साइड, O2- सुपर ऑक्साइड, OH- हाइड्रोक्साइड, S-2 सल्फाइड, S-2 सल्फाइड, SO3-2 सल्फाइट, SO4-2 सल्फेट, NH2- अमाइड, NH2- अमाइड, NH-2 इमाइड, N3- नाइट्राइड, N3- अजाइड। नाइट्रोजन के ऊपर -3 है तो नाइट्राइड, 3 नाइट्रोजन पे 1 माइनस है तो अजाइड। C2O4-2 ऑक्सलेट, CH3COO- एसीटेट, NH2CH2COO- ग्लाइसिनेट, CN- साइनाइड, SC- SCN- थायोसाइनाइड। सल्फर लगा हुआ है, Cn- होता है साइनाइड, SCN- हो जाएगा थायोसाइनाइड। H2O3-2 सल्फर लगा हुआ है, थायोसल्फेट। SH- मर्केप्टो, OCH3- मिथॉक्साइड, OC2H5- इथॉक्साइड,
NO3 माइनस नाइट्रेट, NO2 माइनस नाइट्राइट। तो बेटा ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, किसके लिखे हैं बेटा? ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड। ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं ये सब लिगेंड का काम कर सकते हैं और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। रिपीट करता हूं, H माइनस हाइड्राइड, F नेगेटिव फ्लोराइड, Cl नेगेटिव क्लोराइड, Br नेगेटिव ब्रोमाइड, I नेगेटिव आयोडाइड, O माइनस 2 ऑक्साइड, O2 माइनस 2 परऑक्साइड, O2 माइनस 1 सुपर ऑक्साइड, OH माइनस हाइड्रोक्साइड, S माइनस 2 सल्फाइड, SO3 माइनस 2 सल्फाइड, SO4 माइनस 2 सल्फेट, NH2 माइनस अमाइड, NH माइनस 2 इमाइड, N पावर में माइनस 3 नाइट्राइड, N3 माइनस 1 अजाइड, C2O4 माइनस 2 ऑक्सलेट, CH3 COO माइनस एसीटेट, NH2 CH2 COO माइनस ग्लाइसिनेट, CN माइनस साइनाइड, SCN माइनस थायोसाइनाइड, S2O3 माइनस 2 थायोसल्फेट, SH माइनस मर्केप्टो, OCH3 माइनस मिथॉक्साइड, OC2H5 माइनस इथॉक्साइड, NO3 माइनस नाइट्रेट, NO2 माइनस नाइट्राइट। राइट, ये थे बेटा कितने? ये जितने भी एग्जाम्पल थे ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ते होंगे और उसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते होंगे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहते हैं। राइट, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं। इसके बाद लिख देता हूं न्यूट्रल लिगेंड के। इसमें स्पेस कम है, मैं रफ कर देता हूं इसको। हाँ, पॉजिटिवली चार्ज, सेकंड देख लेते हैं। पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, इसमें आ जाएगा बेटा NO2 NO प्लस, नाइट्रोसोनियम NO2 प्लस, नाइट्रोनियम। अच्छा, NO प्लस नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसीलियम भी बोलते हैं इसको, नाइट्रोसीलियम भी लिखते हैं। ठीक है, NO2 प्लस को नाइट्रोनियम, NH2 NH3 प्लस, हाइड्रेजीनियम, नेम क्लियर हो गया क्या? NO प्लस, ये सब देखो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड है। NO प्लस नाइट्रोसोनियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम और NO प्लस का नाइट्रोसीलियम भी बोलते हैं, NO2 प्लस नाइट्रोनियम, NH2 NH3 प्लस हाइड्रोजीनियम। ये हो गया आपके पास पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। अब कुछ लिगेंड ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। नेगेटिव चार्ज मैंने लिखे, पॉजिटिव चार्ज लिखे। बेटा नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे आप IUPAC नोमेनक्लेचर करते थे ऑर्गेनिक के अंदर, तो आप नेम याद करते थे ना, 2 कार्बन वाले को ऐड, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 कार्बन वाले को पेंट बोलते हैं, COOH के लिए ओइक लगाते हैं, OH के लिए ऑल लगाते हैं, कीटोन के लिए ऑन लगाते हैं, कभी ऑक्सो लगाते हैं, है ना, कभी फॉर्माइल लगाते हैं, कभी किसी के लिए एल लगाते हैं, किसी के लिए सल्फो लगाते हैं, किसी के लिए OH लगाते हैं, है ना। तो ये सब वर्ड आपने जो यूज किए थे प्रीफिक्स और सफिक्स, इसी तरीके से हमें भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना होगा बाद में आगे चल करके। तो नोमेनक्लेचर के लिए हमें बेसिक टूल्स आने चाहिए। जैसे मुझे लिगेंड के नाम आने चाहिए कि कौन से लिगेंड का क्या नाम है। जब मुझे लिगेंड का नाम ही नहीं पता होगा तो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम कैसे लिखूंगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम लिखने के लिए आपको इन लिगेंड के नाम याद करने पड़ेंगे। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे लिगेंड के नाम याद हो जाएंगे। राइट, थर्ड है बेटा न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो देखिएगा, H2O एक्वा, H2O को H2O वाटर होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में H2O को हम क्या लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे। H2O का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्वा हो जाएगा। H2O जो है न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर अवेलेबल है,
तो ये अपने लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है, इसलिए ये लिगेंड का काम कर सकता है। H2O एक लिगेंड का काम करता है, अपने लोन पेयर किसी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए न्यूट्रल की कैटेगरी में है। राइट। H2O के बाद आप देखिएगा NH3 एमीन, अमीन लिखा है, AMINE नहीं लिखा है, डबल M लिखा है, ध्यान रखना। एमीन, एमीन ये तो होता है एमीन, ये तो एमीन होता है, ये होता है एमीन, एमीन दोनों में अंतर है थोड़ा सा, अरे अंतर है ना, ये तो है एमीन और ये है एमीन। H2O एको हो गया, NH3 एमीन हो गया, CO कार्बेनॉयल, CS सल्फर लगा दिया यहां पे, ऑक्सीजन का सल्फर लगा दिया तो ये हो जाएगा थायो कार्बेनॉयल। CO है कार्बेनॉयल, CS हो जाएगा थायो कार्बेनॉयल। NO नाइट्रोसिल, क्या हो जाएगा नाइट्रोसिल, तो NS क्या हो जाएगा थायो नाइट्रोसिल। NO नाइट्रोसिल होता है, तो N ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दिया तो क्या हो जाएगा थायो नाइट्रोसिल। PS3 फॉस्फीन, PCH3 का होल थ्राइस ट्राई मिथाइल फोस्फीन, राइट। PPS3 का होल थ्राइस ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ट्राइफिनाइल फोस्फीन। CH3OCH3 डायमिथाइल ईथर, C2H5OC2H5 डाइथाइल ईथर। ये सब न्यूट्रल लिगेंड है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। पाइरिडीन, इसका नेम होता है बेटा बिस या बाई भी लगा देते हैं, बिस या बाई दोनों में से कुछ भी यूज ले सकते हो। पायरिडाइल, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10, इसका नेम होता है बेटा 110 फिनेंथ्रोलिन। क्या होता है बेटा 110 फिनेंथ्रोलिन, या इसको दूसरा नाम होता है ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। 110 फिनेंथ्रोलिन या फिर इसका दूसरा नाम होता है ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। अच्छा, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन जो होता है एज ए इंडिकेटर काम आता है। क्या काम आता है? इंडिकेटर। जैसे टाइट्रेशन कराते हैं ना अपन लोग, है ना, जब किसी आपको अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ पता करनी हो किसी नॉन सॉल्यूशन की हेल्प से, भाई कोई एक के पास अज्ञात सॉल्यूशन है, एक ज्ञात सॉल्यूशन है, आपको अज्ञात सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी मोलरिटी नहीं पता हो, उसकी स्ट्रेंथ नहीं पता हो, तो वो पता करना हो, अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ पता करनी हो, उसकी नॉर्मेलिटी पता करनी हो नॉन सॉल्यूशन की हेल्प से, तो उस टाइम रिएक्शन के कंप्लीशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कि भाई किस पॉइंट पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, इस बात की इंफॉर्मेशन देने के लिए, इस बात की सूचना देने के लिए एक इंडिकेटर का यूज किया जाता है, उसका नाम होता है फिनेंथ्रोलिन। और बेसिकली इसका यूज कब किया जाता है? जब आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का बारे में पता करना हो। अगर आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की स्ट्रेंथ पता करनी हो, या उनकी नॉर्मेलिटी या मोलरिटी पता करनी हो, कितना वॉल्यूम रिएक्शन में कंज्यूम हुआ, ये सब बातें करनी हो, तो आप किसको यूज में लेते हैं? एज ए इंडिकेटर 110 फिनेंथ्रोलिन को काम में लेते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक क्या होते हैं? जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड को अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं।
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको बोलते हैं बेटा? जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है, जैसे कि RMGX गिरनार्ड रीजेंट जो होता है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, क्योंकि उसमें कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड होता है। और इसको आइडेंटिफाई, इनकी टाइट्रेशन जब करानी हो, इनका जब अनुमापन कराना हो, राइट, उस टाइम जो इंडिकेटर काम में लिया जाता है रिएक्शन के कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जिस एडिशनल केमिकल का यूज किया जाता है उसका नाम क्या है बेटा? 1,10-फिनेंथ्रोलीन। तो ये जब हम ए और बी की रिएक्शन करवा रहे हैं तो उनके रिएक्शन के कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन जिससे मिलती है उसके लिए हम किसी इंडिकेटर को काम में लेते हैं उसका। और यहां पर अगर मेरे को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का केस है, फिर मुझे इस बात का पता करना हो कि कब रिएक्शन कंप्लीट हुई, तो फिर मैं 1,10-फिनेंथ्रोलीन काम में लेता हूं, राइट। इंडिकेटर के भी 3 प्रकार होते हैं, एक्सटर्नल इंडिकेटर, सेल्फ इंडिकेटर और इंटरनल इंडिकेटर। वो बाद का विषय है, बाद में चर्चा करेंगे इंडिकेटर पे कभी कि इंटरनल इंडिकेटर किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल किसको बोलते हैं, सेल्फ किसको बोलते हैं। ये सब बाद की बातें प्रैक्टिकल के टाइम आपसे डिस्कशन कर लिया जाएगा, राइट। तो फिलहाल इतना ध्यान रखें, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो कौन होते हैं? जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है, जैसे कि RMGX जहां कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड है। और इन कंपाउंड के जब टाइट्रेशन कराई जाती है तो किसको यूज लिया जाता है एज ए इंडिकेटर? 1,10-फिनेंथ्रोलीन। इसका काम है कि कब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उस बात की सूचना देने का, इंफॉर्मेशन देने का। N2 डाई नाइट्रोजन, O2 डाई ऑक्सीजन, NH2CO NH2, यूरिया, NH2C डबल बॉन्ड S NH2, थायोयूरिया। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जो न्यूट्रल लिगेंड के हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो हमने देखा लिगेंड का क्लासिफिकेशन किया चार्ज के बिहाफ पर। कुछ ऐसे लिगेंड थे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, कुछ ऐसे लिगेंड थे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और कुछ लिगेंड ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। नेम बेटा आपको याद करने पड़ेंगे। जब तक आपके नेम याद नहीं होंगे, लिगेंड के नेम याद नहीं होंगे, तो हम नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ पाएंगे। इसका कोई जुगाड़ नहीं है, कोई तरीका नहीं है, प्रैक्टिस करने से याद होती हैं चीजें, है ना। या तो करने पड़ेंगे इनके नेम, जैसे भाई आप IUPAC नेम लिखते हो तो प्रीफिक्स सफिक्स भी तो याद करते हो। अच्छा, ये नेम मेरे घर से मैंने नहीं लिखे हैं, ये IUPAC ने सजेस्ट किए हुए हैं, वही नेम मैंने लिखे हैं, राइट। ये IUPAC के द्वारा ही सजेस्ट किए गए हैं। क्लियर है क्या बात? तो बेटा आप जब नेक्स्ट वीडियो को देखें उससे पहले आपको इन लिगेंड के नेम सबके याद होने चाहिए, राइट, ताकि अच्छा अगला लेक्चर आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपको लिगेंड याद होंगे। समझ में आ रही बात? इस लेक्चर को बेटा फिर अपन फिनिश करते हैं आज।